हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे CMT 01। आई होप कि ये पेपर आपने अच्छा किया होगा। क्वेश्चंस बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल थे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पे देखें हम लोग कि क्वेश्चन 1 में इन्होंने बोला गया कि इन बोर्ड्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो बोर्ड्स स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या क्या हम लोग देखने को मिलता है ये मेंशन किया गया है। बोला गया कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है अबाउट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इन्होंने फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स एमिटिंग द रेडिएशन, गलत है ये। रेडिएशन एमिट नहीं करता है, रेडिएशन एमिट नहीं करता है। और ये कहीं ना कहीं जो मैक्सवेल का लॉस था उस पर ये एक तरीके से फिट नहीं बैठता। वहां भी ये मेंशन किया गया था कि अगर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, अगर चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। और थर्ड केस था कि अगर एसिलेटिंग बॉडीज है, एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो इन दैट केस आपको रेडिएशन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ऑल दो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम लोग को पता है कि एसिलेशन इसमें अकर हो रहा है, और जब एसिलेटिंग बॉडी है तो इसको भी रेडिएशन देना चाहिए था। बट ये ऐसा नहीं होता है। ऑल दो इसकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो थर्ड ऑप्शन में बोला है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट, ये तो सही है। ईच ऑर्बिट में इसका जो एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो जो है थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है इस केस में। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। साथ में इन्होंने फोर्थ में क्या मेंशन किया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n/2π, वो गलत है। एंगुलर मोमेंटम दैट इज nh/2π, nh/2π होता है, ना कि h/2π होगा। ठीक है, तो ये अपना जो है थर्ड ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कंसीडर करना है आपको। फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक एटम द रेशियो ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ v1, v2, v3, इसका आपको बेसिकली आपको रेशियो आना चाहिए कि किस तरीके से वेलोसिटी का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/a, और जो एनर्जी होगी z² के प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पे क्योंकि फॉर हाइड्रोजन लाइक कोई एटम है तो z तो हर केस के लिए सेम होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ इफ z इज कांस्टेंट, I can mention that v is directly velocity of electron is inversely proportional to orbit number। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आप रख लो। आपको क्या निकालना है, v1 is to v2 is to v3। सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/1 is to 1/2 is to 1/3। देख लो क्लियरली which option is going to be correct in that case। Second we can go with the option second। ठीक है, आसान प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि डिटरमाइन द density of krypton gas at STP, molar mass they have given 84 ग्राम पर मोल। सिंपल सा फॉर्मूला जाता है PV = nRT। आप चाहो तो इसको डिराइव कर लो। तो जो है PV यहाँ से अगर मैं लिखूं इसको क्या लिखा जा सकता है, मास बाई वेट, मास बाई मोलर मास दैट विल गिव मास बाई मोलर मास दैट विल गिव नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप ऐसे कर दो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास बाई वेट बाई लिख सकते हो, वेट बाई मोलर मास। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PM/RT, D = PM/RT, PM/RT। अब करना क्या है आपको, सिंपली आप जो है वैल्यूज को रख दो। प्रेशर दे हैव गिवन STP कंडीशन, पे STP कंडीशन पे आप 1 बार कंडीशन ले लो। ठीक है, STP कंडीशन, और उसके साथ साथ जो है 1 atm प्रेशर हो गया। मोलर मास दे हैव गिवन 84, R वैल्यू वी हैव टू टेक 0.082, और टेम्परेचर जो है STP कंडीशन का अगर ले तो हो जाएगा 273। अब इस वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो कि कितना ये वैल्यू देगा। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं 1000, इसको कंसीडर किया जाए 820, और उस पर मैं ऊपर में 1000 भेज देता हूं। ऐसे करता हूं, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 840 डिवाइड बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1000 से ऊपर और नीचे आसान करो, कैलकुलेशन को आप जितना आसान कर सकते हो कर लो। तो 82.1 इंटू 273। अब ये देख सकते हो कि कितने के आसपास में वैल्यू आएगा, कितने के आसपास में, 4 से स्लाइटली कम होगा, 4 से स्लाइटली कम वैल्यू होगा। ठीक है, 4 से स्लाइटली कम होगा। तो 4 से स्लाइटली कम हम लोग को एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। मैं कैलकुलेशन के लिए नहीं जाऊंगा एग्जैक्ट, आप कैलकुलेशन कर लेना, बट यहाँ से समझ में आ जाता है, यहाँ से कैलकुलेशन समझ में आता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली
4 से तो कम आ जाएगा ना, 250 into 4000 होता है, यहाँ पे तो 273 रखा है, तो 4 से कम आएगा। तो अब एग्जैक्ट बैठ के कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर देखा जाए ऑप्शन हमारे पास 1.74 है, 3.75 है और जो है 4.75 है, तो इन दैट केस आपके पास क्लियर दिखता है कि 3 क्या 4 से कम जो वैल्यू है, जस्ट लेस देन 4, दैट इज 3.75। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग will not contain same number of atom on the 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, on the 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम की बात करें 12 ग्राम में, तो मोलर मास इसका क्या होगा मैग्नीशियम का 24। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप सभी केसेस में, नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1/2 ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैं लिख सकता हूं 1/2, यानी ये एटम प्रेजेंट होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। देन 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करते हैं। पहला इन्होंने बोला है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो 20 ग्राम मोलर मास कैल्शियम का 40 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दे देगा आपको 1/2n। ए बी मीन्स हाफ मोल्स ऑफ कैल्शियम जो है इसमें प्रेजेंट है, कैल्शियम एटम प्रेजेंट है। देन ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है 8 ग्राम, देखो आप 8 ग्राम डिवाइड बाई कितना, ऑक्सीजन का मोलर मास होगा 32। ध्यान देना ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, तो आप गलती यहाँ पे 16 रख के मत करना, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब चूंकि इसको अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकालना चाह रहे हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान है आपसे बोला कि गया क्या, एटम बोला गया। एटम के लिए आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे ऑक्सीजन को, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां सिंपली आ जाता है आपका 1/2 Na, 1/2 Na। ठीक है, क्लियर है, 1/2 Na। अब देखो अभी तक तो सेम आया। देन आपका 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 16 ग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी, तो एक ऑक्सीजन का मोलर मास हो जाएगा 16, एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास हो जाएगा 16 इंटू Na आप करोगे तो ये आ रहा है Na नंबर ऑफ एटम फॉर द केस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द केस ऑफ ऑक्सीजन, ये फॉर द केस ऑफ कैल्शियम था। अब लास्ट वाले बात करें, यानी कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, विल नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि 1/2 Na। लास्ट भी एक बार देख ही लेते हैं, 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन देखा जाए तो 6/12 इंटू Na, दैट विल गिव हाउ मच, Na/2, ये Na/2, यानी कि ये भी करेक्ट है। ये मतलब एक तरीके से आप कंसीडर कर लो कि इसमें सभी हाफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ये हमारा इस केस में इनकरेक्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, तो बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ 96 mu ऑफ H2 माइनस, 96 mu ऑफ, ठीक है, इस पे कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। 96 mu H2 माइनस का लिया हुआ है, तो आपको पता है इस अगर मास कंसीडर किया जाए एटॉमिक मास तो कितना आएगा 32 mu, इसका एटॉमिक मास कितना आएगा आपका 32 mu। तो अब मैं निकाल देता हूं क्या, नंबर ऑफ आयंस ऑफ H2 माइनस, पहले ये निकाल लिया जाए, तो 96 mu by 32 mu दैट विल गिव हाउ मच 3 mu, 3 नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, और हर आयंस पे चार्ज कितना है 2, तो चार्ज की बात कर लिया जाए तो ये 3 into 2, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस। अब ध्यान में रखना ये हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में निकालें, आपको इसको कूलम में कन्वर्ट करना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.6 into 10 the power minus 19, 1.6 into 10 the power minus 19। अब निकाल दो कितना आ जाएगा ये 9.6 into 10 the power minus 9। ध्यान रहे कि निगेटिव चार्ज है तो माइनस लगाना मत भूलना आप, क्योंकि ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है 9.6, तो जो है बहुत कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, बात समझ में आती है, इतनी आसान प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपली पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर की बात करें तो सिंपल सा केस है 10 the power minus 9 मीटर, बिल्कुल करेक्ट है। देन इन्होंने बोला है 1 मीटर क्यूब दैट इज 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सही, ये भी डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर होगा, और 1 लीटर में हम लोग को पता है कि दैट इज गोइंग टू बी 1000 लीटर,
यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया है 1 mm बार 1 mm ऑफ Hg 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 0.1 टार, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये हम लोग लिखते हैं 1 टार के बराबर 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 1 टार, ये होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो इसमें क्या बोला गया है कि द ग्राफ शो हाउ द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ द लाइट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। हम लोग को पता है E इक्वल टू एच बाई लेमडा, ठीक है, एच बाई लेमडा। अब आपको पता है कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या किसका कर्व होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेमडा को इस साइड लेते हो, ई लेमडा इक्वल टू एच सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ द लाइट एक अनदर कांस्टेंट है, यानी कि ओवरऑल ई इंटू लेमडा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तब इन दैट केस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इस तरीके से बन के आएगा, ई वर्सेस लेमडा इज इक्वल टू लाइक दिस, ई वर्सेस लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व बनता है, रेक्टेंगुलर, आगे चल के देखोगे आप मैथ्स में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म करेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन दैट केस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारे सूर्य के 7 क्वेश्चन। आई होप कि ये चीजें आपने तो सही की होगी, इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाए होंगे, ठीक है। आगे के जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं, आगे के प्रॉब्लम्स जो है उसको देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग लैम्डा इक्वल टू 310 एंगस्ट्रॉम इज सब्जेक्टेड टू अ मेटल शीट हैविंग वर्क फंक्शन 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो अगर फोटोन कुछ एनर्जी के साथ उस पे जो है जाएगा, सब्जेक्टेड टू मेटल शीट ये किया गया है, तो अब इसलिए वो क्या करेगा, सब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो बोला गया कि 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बट मैं निकालना चाह रहा हूं कि इसमें कितना एनर्जी सप्लाई किया होगा। आप चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप, सिंपल सा केस है 12400, एनर्जी में निकालना चाह रहा हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन 12400 ये है, ठीक है। अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें 310 एंगस्ट्रॉम दे है। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट कर लो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी ऑफ किसका है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब इसका यूज करो, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से ये निकाल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन दैट इज 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको माइनस कर दो आप सिंपली, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, इधर से 9 माइनस 2 7, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ध्यान है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर, मैं वैल्यूज रख देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 27, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये आ जाएगा आपका किसमें, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किलो जूल में है, ठीक है। तो यहां से v स्क्वायर, अब v स्क्वायर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू 27.2 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 10⁻19 सॉरी डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻13। आई थिंक इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बचेगा आपका कितना, 12 होगा, हाँ 12 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो जो है 12 का अगर कंसीडर किया जाए पावर 6 तो ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो आप, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो कैसे, तो 9 इंटू 3 टाइम्स आएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 2, 3 इंटू 1.6 यानी कि 45 इंटू 2 दैट इज 90, ठीक है, दैट इज 90, समझ में आता है, दैट इज 9 समथिंग नियर टू 3, 9 आ रहा है ना, 9 के आसपास में क्लोज वैल्यू आ रहा है। ये वाली जो वैल्यू है
ये 9 के क्लोज आ रहा है, तो 9 का अगर क्लोज आ रहा है तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर रूट हम लोग को लेना होगा, तो v इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग दे हैव गिवन 3.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर x, अगर वेव नंबर x है तो ऑब्वियसली लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। ठीक है, हैविंग 10 जूल ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली जो है E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं NSC बाई लेमडा। n की वैल्यू निकालना है बिकॉज लेमडा दे हैव गिवन। अब इसको क्या दिया हुआ है इन्होंने 10 जूल एनर्जी मेंशन किया हुआ है, तो नंबर ऑफ फोटोन आपको पता करना है, तो NSC बाई लेमडा, SC डिवाइड बाई लेमडा की वैल्यू x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10। लेमडा की वैल्यू 1/x है ना, तो x ऊपर चला आएगा, तो आपको क्या निकालना है n की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 10/SCx। विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें भी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए हम लोग, नेक्स्ट केस कंसीडर करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला गया कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी सिंपली किया जा सकता है, हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/2πr, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे v/2πr। टाइम पीरियड का उल्टा देखो, टाइम पीरियड क्या होगा 2πr/v, और यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है। सिंपल है कैसे। अब इसका एक्सप्रेशन रख दो, आप इसका एक्सप्रेशन रख दो 2.18 इंटू 10⁶ क्या हो जाएगा z/n, वेलोसिटी हो जाएगा। और यहां तक बात करें रेडियाई की, तो 2π ऐसे ही रह जाएगा, 2π को भी लिख ही देते हैं, 3.14 इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये हो जाएगा क्या इसमें n²/z। अब यहाँ पे क्या बोला कि हाइड्रोजन लाइक एटम, nth ऑफ हाइड्रोजन, तो ये z हटा दो, ठीक है, z हटा दिया है, तो वो ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 2.1 इंटू 10⁻⁶, तो ऊपर चला जाएगा 10⁻15 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ, 5.29 इंटू 10⁻⁹ आएगा, तो ऊपर ले जाया जाए तो इसको लिखा जा सकता है 15 की जगह 7। ठीक है, डिवाइड बाई एन क्यू, ये हुआ। इसको अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है 2.18 15 1/15 की वैल्यू नियर बाई आपको दे देगा 8 के आसपास में, 100/15। ठीक है, 100/15 8 के आसपास में आ जाएगा, 8 के आसपास में, तो यहाँ पे आपका वैल्यूज बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 8.2, क्योंकि 8 के क्लोज यही वैल्यू है 10⁻14। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर आपको जो है डाउटफुल है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो, बहुत लेंथियर कैलकुलेशन नहीं है, अप्रॉक्सीमेट करके कर सकते हो। ठीक है, इसको 5 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 2 कैंसिल आउट कर दो, इसको 3 ले लो, और 1/15 मैंने अप्रॉक्सीमेट ले लिया। 1/15 को इसको मैं लिख सकता हूँ 1000/15, और 1000/15 या 100/15, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी सेल ऑफ हाइड्रोजन। फिर सिंपल सा केस है, आपको ये MBR इक्वल टू NH/2π। ठीक है, अगर भूल जाते हो फॉर्मूला, याद नहीं रख सकते है ना, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बनता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स K/Q2/r², mv²/r। एक फोर्स बैलेंस किया है और एक क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ है। इन दोनों को आप सॉल्व करना, इन दोनों से आप एक्सप्रेशन निकालना। सिंपली आपका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा En इक्वल टू माइनस ऑफ 2π² m। आप सॉल्व करना इसको, जिस तरीके से आपने अप्रोच कॉन्सेप्चुअल है पूरा, आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा n²/h²। ठीक है, कैसे आप सॉल्व करते हो वो देख लेना कि किस तरीके से आप सॉल्व करके r कैंसिल करना होगा, इसमें से r और v के टर्म में निकालना होगा। v जैसे आएगा ½ mv² काइनेटिक एनर्जी, और हम लोग को पता है कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विथ अपोजिट साइन। ठीक है, ये तो पता है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विथ अपोजिट। पोटेंशियल एनर्जी डबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
निगेटिव में होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड, तो 1 by 1 केस कंसीडर करें। पहला आप देखो C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें क्या दिया हुआ है 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट केस कंसीडर करें हम लोग। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है और सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड आपका OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ग्रुप, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये हो जाएगा 1, और ये आपका ग्रुप जो है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि या तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, या पूरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट की तरह माना जा सकता है, पूरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर पूरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। अदरवाइज इसका एक और नेम जाता, क्या जाता 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड इज आल्सो करेक्ट। इस केस में 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड भी करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट में देखो आप, लास्ट ऑप्शन देखो CH3 CH, यहाँ पे Br अटैच्ड है, यहाँ पे PH अटैच्ड है, और यहाँ पे आपका ग्रुप अटैच्ड है CH2C। ठीक है, CH2C। अब देखो यहाँ पे 1 2, इधर से ही नंबरिंग जाएगा 4 5, तो क्या हो जाएगा इसका नेमिंग 4 ब्रोमो 3 फिनाइल पेंटेन नाइट्राइल। अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है, फिनाइल को पहले लिखा है, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा लिखा जाएगा ब्रोमो, तो इसका करेक्ट नेमिंग होता है 4 ब्रोमो 3 फिनाइल पेंटेन 1 नाइट्राइल, पेंटेन 1 नाइट्राइल, ये इसका करेक्ट नेमिंग होता है पेंटेन 1 नाइट्राइल। लेकिन इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है 3 फिनाइल को पहले मेंशन किया हुआ है, तो वो गलत हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 में कि विच फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट, विच फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट इन दिस गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, विच फंक्शनल ग्रुप विल बी एब्सेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। देखते हैं इसमें, ये तो रहा हम लोग का कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एस्टर। कैसे पहचानना है, RCOOR ग्रुप, दिस इज द एस्टर ग्रुप। देन दूसरा देखो आप C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा एसिड है। वैसे ही आप देखो नीचे में ये है C डबल बॉन्ड OC, ये कौन सा है, एसिड क्लोराइड है, एसिड हैलाइड बोल सकते हो, एसिड क्लोराइड। अब देखो इस केस में कौन कौन सा दिया हुआ है, एस्टर, एसिड हैलाइड, कीटोन मेंशन किया गया है, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्वियसली ये 3 तो सही है, एस्टर, एसिड हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन नहीं है इसमें प्रेजेंट, कीटोन इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो है हम लोग का थर्ड, इस केस में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कंसीडर किया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। देखें हम लोग तो CH3 पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, CH2CN। ठीक है, CH2CN, ये 1 2 3 आप नंबरिंग कर लो, तभी पहचान पाओगे कि ये चेन आइसोमर्स है या पोजिशनल आइसोमर्स है। इसमें देखो CH3CH CN यहाँ रखा हुआ है इन्होंने, CH3 यहाँ पे रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो आप देखो चेन का जो साइज है वो चेंज हो गया है, तो अब इसलिए दे आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, CI ऑफ ईच अदर। ठीक है, देन देखो सेकेंड केस में नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया, तो मेटामर्स इसको तो बोला ही जा सकता है। CH2 CH3 लिया हुआ है, CH2 CH3, और एक में इन्होंने, एक में प्रोपाइल मिथाइल ईथर है, और एक के केस में डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर है, करेक्ट ना, डाई इथाइल ईथर है, तो दे आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। थर्ड की बात करें तो थर्ड भी सही है, बिकॉज दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स, 1,2 पोजीशन है, और एक के केस में इन्होंने कंसीडर किया 1,3 पोजीशन, like this they have considered 1,3 position, so they are the PI of each other, यानी कि हमारा थर्ड भी करेक्ट है, सेकंड करेक्ट था, और फर्स्ट करेक्ट था, और थर्ड भी करेक्ट है। लास्ट वाला यानी कि इन दैट केस इनकरेक्ट होगा, बिकॉज अगर देखो OH तो इसको 1 2 3 जाएगा,
और लास्ट वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना है, इसको बोला है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता ना, साइज ऑफ द चेन तो सेम ही है, साइज ऑफ द चेन इज सेम, तो दे आर द CI ऑफ ईच अदर, नॉट PI ऑफ ईच अदर, दे आर द PI ऑफ ईच अदर, दे आर PI ऑफ ईच अदर, नॉट CI ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे आर द PI ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हमारा 14 के केस में 4 हो जाता है, 14 के केस में हमारा ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो देख लो इसमें कहाँ आपने गलती किया हुआ है, उसको सुधारो जल्दी, फटाफट सुधारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बोला गया है कि मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमर्स इज नॉट पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, इज नॉट पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देखिए हम लोग पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन इन्होंने इसको बना रखा है। आप क्या करो, जब भी कंफ्यूजन हो ना तो स्ट्रक्चर को ओपन कर लो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। आप ऐसे में आप करोगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा, तो एक प्रॉपर्ली ओपन कर लो कि हाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं। आप देखो इस केस में जब भी ये डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आए या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आए ना, तो एक बार मेटामर्स को याद कर लिया करो, मेटामर्स को आप याद कर लिया करो। क्या मेटामर्स बोलता है कि जो है द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज गोइंग टू डिफर, द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज गोइंग टू डिफर। अब इसमें देखो आप, इस CO के अलॉन्ग अलग ग्रुप है और इधर CH3 है, इसके साथ में अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो एल्काइल ग्रुप का नेचर तो बदल गया ना। इसमें देखो ये एल्काइल ग्रुप है, सॉरी ये वाला हमारा एल्काइल ग्रुप है इधर, और इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है और इधर, तो मतलब चेंज हो गया, लोकेशन वाइज भी ये दोनों चेंज हो गए। तो नेचर बोला जा सकता है कि नेचर ऑफ अगर एल्काइल ग्रुप डिफर कर जाता है अलोंग द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दे विल बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दे विल बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर, नॉट पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बट दे हैव मेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोजिशनल आइसोमर्स, यानी कि यही करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन भी चाहो तो देख सकते हैं। इसको इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, आगे हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स में इसको मेंशन करेंगे, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। OH यहाँ पे Cl दिया हुआ है, तो 1,2 लोकेशन पे है, और एक के केस में इन्होंने OH दिया हुआ है इधर और Cl यहाँ पे लगाया हुआ है, तो 1,3 पोजीशन, 1,3 पोजीशन, तो 1,2 और 1,3 ये क्या हो जाएंगे, दे आर द PI ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारा। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट देखिए आप, तो इसमें केस क्या है, OH यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरे के केस में OH इस वाले पोजीशन में प्रेजेंट है, सही है। तो एक 1,2 पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे। वैसे ही अगर कंसीडर करें लास्ट वाले केस में कंसीडर करना, ये है प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन है तो इन दैट केस फंक्शनल ग्रुप तो नहीं हो सकता है। PCM में फेल थे राजू चाचा, ठीक है, PCM में फेल थे, रिंग चेन आइसोमरेज तो है नहीं, फंक्शनल आइसोमरेज है नहीं, मेटामर्स भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो मेटामर्स के बारे में तभी सोच सकते हो जब ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। ये तो प्राइमरी अमीन है ना, प्राइमरी अमीन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग जाएगा और इसमें 1 2 3 देख लो आप, किसका लोकेंट चेंज हो गया है, जो हमारा अमीनो ग्रुप है, तो किसी का भी लोकेंट चेंज हो जाए दैट विल बी कंसीडर एज द PI ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इस केस में हमारा सिंपली द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 16 में आसान क्वेश्चन है, 16 भी आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फार्मूला। क्या मैंने बोला था कि जनरल फार्मूला अगर आपको चेक करना है ना, तो देख लो कि सेम टाइप के एटम प्रेजेंट है कि नहीं, सेम टाइप का एटम प्रेजेंट है कि नहीं, सेम टाइप ऑफ एटम। पहले ये चेक करो, कार्बन हाइड्रोजन यही होगा, अगर हाइड्रोकार्बन है तो फिर वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सेम टाइप ऑफ एटम और चेक कर लो ड्यू इससे, अगर ये दोनों चीजें मैच कर गई किसी भी कंपाउंड के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि द जनरल फार्मूला विल बी सेम, द जनरल फार्मूला विल बी सेम फॉर दैट कंपाउंड। टाइप ऑफ एटम मतलब अगर कार्बन है तो कार्बन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, तो दो किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ एटम हो जाए और डी इज सेम, तो इन दैट केस देयर जनरल फार्मूला विल बी आल्सो सेम। तो फर्स्ट वाले केस को कंसीडर कीजिए आप, तो फर्स्ट वाले में स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड का ड्यू कितना होगा, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग, यानी ड्यू इक्वल टू 4। कार्बन हम लोग को दिख रहा है, कार्बन काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। कार्बन जब जनरल फार्मूला बोला है तो कार्बन क्यों काउंट करने जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं होंगे, वो डिफर कर सकते हैं। ये दोनों चीजें सेम होगी कि टाइप ऑफ एटम सेम होगा और ड्यू विल बी सेम, तो जनरल फार्मूला भी सेम हो जाएगा। देख लो आप, ठीक है, देख लो। तो इसलिए हम लोग को जनरल फार्मूला क्यों बनाने जाएंगे, इसका बना के चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं
बट क्यों बनाने जाओगे जब इससे आसान तरीका हम लोग को मिल गया है, तो हम लोग क्यों इसको जो है जनरल फार्मूला वैसे कन्वर्ट कर सकते हो जनरल फार्मूला में भी। ठीक है, अभी उसको भी बता ही देते हैं कैसे कन्वर्ट करना होगा अगर आपको डाउट होगा। 1 2 3 और 4 इसका भी ड्यू 4 है, यानी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम हो। और जनरल फार्मूला आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा C6। और ये हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे S6 हो जाएगा। ठीक है, C6H6। इसकी बात कर लें तो यहाँ पे कार्बन एटम 5 6 7 है, तो C7 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको जनरल फार्मूला में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, चाहो तो आप कर सकते हो। ऐसा हो सकता है ना, CnH2n-6 सही है, CnH2n-6 दोनों का जनरल फार्मूला से। अदर के केस में क्या है देखो आप, अदर जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका ड्यू सेम ही नहीं है, उसका ड्यू भी अलग अलग है। इसका ड्यू की बात करें तो 1 2 3, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है इस केस में जो ड्यू होगा इसका हो जाएगा 2, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड। वैसे ही अगर बात करें अदर कंपाउंड में तो एक का ड्यू 2 है और एक का ड्यू 3 है। एक के केस में 2 पाई बॉन्ड है ना, तो ड्यू 2 हो जाएगा, और एक के केस में 3 पाई बॉन्ड है तो ड्यू इक्वल टू 3। सिमिलरली आप लास्ट वाला केस भी देख लो, उस एक कंपाउंड का ड्यू क्या है 3 और दूसरे का ड्यू 4 है, तो ड्यू 4 हो गया, तो इन दैट केस जो है जनरल फार्मूला सेम नहीं होगा। अगर ड्यू डिफर कर गया तो जनरल फार्मूला सेम नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 के केस में बुलाया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट एलाइलिक कार्बन एलाइलिक हाइड्रोजन एटम, सॉरी एलाइलिक हाइड्रोजन एटम। तो इस केस में तो नहीं हो पाएगा, एलाइलिक कार्बन है बट एलाइलिक कार्बन से ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए। किसको बोला जाता है एलाइलिक कार्बन? जस्ट डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोला जाता है, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है एलाइलिक हाइड्रोजन। इससे जुड़ा हाइड्रोजन कहलाता है एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, एलाइलिक हाइड्रोजन ना, ये कहलाएगा एलाइलिक हाइड्रोजन। वैसे ही आप और भी केसेस कंसीडर कर लो लाइक दिस। क्या इसमें है? क्या इसमें यानी कि नहीं प्रेजेंट है, इसके साथ कार्बन जुड़ गया ना। इस पे बात किया जाए तो ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो दिस कैन नॉट बी एलाइलिक कार्बन। वैसे ही आप इसकी बात कर लो, डबल बॉन्ड लाइक दिस, ये हमारा रहा एलाइलिक कार्बन, इससे हाइड्रोजन ही नहीं जुड़ा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एलाइलिक हाइड्रोजन। सिमिलरली आप लास्ट केस कंसीडर कर लो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी तक इसमें किसी में भी एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं मिला। इसमें बात कर लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ना, इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे ऑलरेडी इसने कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हाइड्रोजन के बारे में तो सोचा नहीं जा सकता। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए थे, तो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, विथ 3 यहाँ पे बोल सकते हो कि 2 एलाइलिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो डी 4th विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। इसमें नेमिंग आईपैक नोमेनक्लेचर जो बहुत लोगों ने गलत किया होगा, अगर इसको मैंने बोला कि इस स्ट्रक्चर को ओपन कर लो, आप जब भी ऐसे ग्रुप दिया हो ना, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इस स्ट्रक्चर को सही ढंग से ओपन कर लो। तो यहाँ पे देखो CHO ग्रुप है, लगेगा लोगों को कि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, बट इसको इधर से भी देखो। ठीक है, ठीक है, इधर से भी देख लो, तो यहाँ से ये 1 कार्बन है। पूछा जा सकता था ऐसे कि हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द पैरेंट चेन। ठीक है, तो बहुत लोग गलती करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं, नहीं ये पैरेंट चेन नहीं है, पैरेंट चेन ही है एक कार्बन के साथ में, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? एन इथाइल, और ये एक कार्बन है तो इसके लिए मेथनामाइड। कोई है ऑप्शन में? देखिए आप, कोई है ऑप्शन में? एन इथाइल मेथनामाइड है, 4th ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे ही 19 की बात करें तो 19 में भी आपको सिंपली आईपैक नोमेनक्लेचर देखना है। 19 के केस में आपको सिंपली आईपैक नोमेनक्लेचर देखना है। देखिए आप कंसीडर करते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप, एक OH ग्रुप, और यहाँ पे CH3 OH ग्रुप, सॉरी सेकेंड। नंबरिंग किधर से शुरू किया जाए? देखो यहाँ से भी OH ग्रुप मिल रहा है, इधर से भी OH ग्रुप मिल रहा है। अब देखो इधर से जब नंबरिंग कर रहा हूँ तो OH के साथ साथ मिथाइल से भी मुलाकात हो जा रही है, इधर से सब्सटेंट भी दिखे जा रहा है, तो अब इसलिए इधर से नंबरिंग करेक्ट है। तो इसको क्या पढ़ा जाए, इस कंपाउंड को क्या पढ़ा जाए? 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2,4 डाइऑल, 2,4 डाइऑल,
देखिए आप कोई है ऑप्शन में 2,4 डाइऑल जो है कोई ऑप्शन में, ठीक है। 2,4 पेंटेन डाइऑल लिखा है, वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। 2 मिथाइल, तो यानी कि थर्ड में हम लोग को मिल रहा है ऑप्शन, ठीक है, थर्ड में ऑप्शन मिल रहा है। तो एक साथ और भी एक कंपाउंड दिया, इसको भी तो नेमिंग कर लिया जाए, CH2CN CHCN CH2। अब इस केस में क्या है, देखो आप इस केस में क्या कंसीडर करना है आपको। जब बोला गया था कि जो है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज द स्पेशल सफिक्स। यहाँ पे जो CN है ये डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है, तो इन दैट केस स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा। इस कार्बन को काउंटिंग नहीं मिलेगा, इसको 1 2 3 ऐसे पढ़ा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल की जगह आ जाएगा कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। देख लो 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोनाइट्राइल, वो भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाट इज द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए ये सभी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्लोरीन हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। किधर से नंबरिंग जाएगी, जिधर से लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट मिले, तो 1 2 3 4। अब अल्फाबेटिकली आप लिखो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, एम पहले आएगा एन से, 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 20 के केस में फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आप देख लो इसमें कहाँ एरर हुआ है, तो आपका किसमें क्या एरर हुआ है, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे के सेक्शन में, जो कि इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस ईच मॉलिक्यूल्स कंटेन 9 कार्बन एटम एंड 13 हाइड्रोजन। यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया है। कार्बन 13 है, तो कार्बन 9 एटम है, तो 9 एटम के लिए आप जो है 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो मोलर मास आएगा 12 ग्राम पर एटम, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां पे आपका कंसीडर कर लेना कितना आ जाएगा, 9 × 12 108। और कार्बन की हाइड्रोजन कितना इन्होंने दिया हुआ है, हाइड्रोजन 13 दिया हुआ है, तो इसके लिए तो हम लोग 1 ग्राम ही लेंगे, 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 13 ग्राम है। अब इसके अलावा भी इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन उसके बारे में क्या बुलाया गया है कि 2.23 × 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ अदर कंपोनेंट। तो देखो हम लोग को क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट के केस में हम लोग को तो मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ अदर कंपाउंड, वेट ऑफ जो रिमेनिंग कंपाउंड हो जाएगा 2.23 × 10⁻⁻23 ग्राम दिया हुआ है। अब इसको आप एक एटम का दिया होगा, ठीक है, एक एटम का दिया होगा, आपको क्या कंसीडर करना होगा, 1 मोल एटम के लिए जो भी प्रेजेंट होगा उसके हम लोग क्या करते हैं, Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 6.023 × 10⁻23, ठीक है, 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको देख लो कितना आ रहा है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा अराउंड आई थिंक 6 × 2, तो ये वैल्यू आपको दे देगा 13.4, ठीक है। तो ये टोटल सम कर दो आप, ये ग्राम टोटल वेट को सम कर दोगे तो 26 + 8 34, तो टोटल हो जाएगा 134.4 ग्राम। दिस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द n सेल ऑफ द बेरिलियम +3। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को चाहिए होगा, तो हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है 27.2 Z²/n², ठीक है। और हम लोग को आयन दिया हुआ है बेरिलियम 3+, बेरिलियम 3+ कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि Z की वैल्यू 4, और किस में बोला गया है, किस सेल में, n सेल में। तो अगर K L M N ले तो 1 2 3 4, यानी कि n = 4 के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा केस आ जाएगा 27.2 4²/4², ये 4²/4² कैंसिल, यानी कि नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा 27.2 हो जाए, -27.2, ठीक है। अब बात करें इसमें 23 का,
23 क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। आप स्ट्रक्चर एक बार देख लो क्या बना गया है। इसमें आपको बस सिंपली क्या देखना है, देखना कि हाउ मेनी टर्सरी कार्बन एटम आर प्रेजेंट। ठीक है, टर्सरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ये कुछ कंपाउंड आपके सामने है। ठीक है, टर्सरी कार्बन कितने प्रेजेंट। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड हो, 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड हो 1, 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड हो 2, 3 डिफरेंट कार्बन 3, 4, 5, 6, 7 और दिस वन इज 8 3 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट। 8 3 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट। 23 के केस में 8 विल बी करेक्ट। देन बोला गया कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, C5H10O। ठीक है, तो ड्यू अगर निकाला जाए तो ड्यू कितना आ जाएगा, ड्यू अगर इसका कैलकुलेट करो 1 आएगा। और अब एल्डिहाइड बोला है तो ऑब्वियसली जो है एल्डिहाइड में तो एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा ना, तो 1 उसी के लिए यूज किया जाएगा। तो आप स्टार्ट करो इस केस में 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। थोड़ा सा ब्रेक किया जाए, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन को ये ले लिया मैं CH, एक कार्बन को या तो आप यहाँ लगा सकते हो एक मिथाइल ग्रुप को, या एक मिथाइल ग्रुप को आप यहाँ पोजिशनिंग कर सकते हो। उसके अलावा कुछ पॉसिबल, हाँ इसको फर्दर अप ब्रेक करना, 1 मिथाइल ग्रुप 1 मिथाइल ग्रुप, ये CH। दिस 4 स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, 4 एल्डिहाइड आर पॉसिबल। कीटोन रहता तो और केसेस बन के आते, कीटोन के केस में और भी केसेस बन के आते। आप ट्राई करना, ट्राई, ठीक है। और मुझे बताना कि हाउ मेनी टोटल कार्बोनिल कंपाउंड आर पॉसिबल, कार्बोनिल कंपाउंड आर पॉसिबल इस केस में, यानी कि एल्डिहाइड प्लस कीटोन कितने पॉसिबल होंगे फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आइए देखते हैं इसमें 25, अ गैस एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ 310 नैनोमीटर एंड एमिट्स 3 फोटोन। If energy of emitted photons are in the ratio 1:2:1, the wavelength of the least energy। तो अगर मान लो कि जो क्या केस बोला है इन्होंने 310 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम, ये नैनोमीटर सॉरी 310 नैनोमीटर इस फोटोन की एनर्जी गैस जो है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद 3 फोटोन रिलीज करता है, जिसमें एनर्जी का रिलेशन है क्या 1:2:1। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना, जो इसमें लेमडा का जो होगा रिलेशन, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी का जो रिलेशन है 1:2:1 है, तो लेमडा का क्या हो जाएगा, लेमडा 1 का हाफ हो जाएगा, लेमडा इसका हाफ हो जाएगा। जैसे मैं बोल सकता हूं लेमडा का जो रिलेशन होगा 1:2.5:1, यही होगा। अब बात करें इसमें, कंसीडर करें SC/लेमडा, जो कि हम लोग का दिया हुआ है 310। ठीक है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को आंसर यहाँ पे नैनोमीटर में ही चाहिए। ठीक है, नैनोमीटर में ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, एक को मैं मान लेता हूँ ये लेमडा, एक के लिए मैं मान लेता हूँ लेमडा/2 और एक के लिए लेमडा कंसीडर कर लिया जाए। तो देखो आप एनर्जी तो सेम रहेगी, तो SC/लेमडा प्लस SC/लेमडा/2, SC/लेमडा/2 2 ऊपर आ जाएगा और फिर SC/लेमडा, यही रिलेशन आएगा बन के। SC गेट कैंसिल, SC गेट कैंसिल, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1310 लेमडा और यहाँ पे देखो आप 2 + 2 कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिंपली आ गया ना, ये तो रिलेशन बहुत सिंपल हो गया, आपका 4 आ गया। तो लेमडा = 1240। ठीक है, आपको क्या निकालना है, तो वेवलेंथ ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन। अब देखो एक लेमडा आएगा और एक लेमडा/2 आ जाएगा, जिसका 620 होगा नैनोमीटर। हम लोग को अब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हम लोग को निकालना है लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन, दैट इज 1240। आपने इस फोटोन को सप्लाई किया, इस फोटोन अब क्या हुआ कि जब रिलीज किया तो इन्होंने 2 फोटोन तो इसके रिलीज किया और 1 फोटोन इसका रिलीज किया। ठीक है, तो ये चीज है हमारा, ये आंसर हो जाएगा 1240। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहो, राइट, मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं। ये पेपर थोड़ा सा जो है काम होकर ये सभी पेपर दिया करो, मार्क्स जहाँ पे भी मिस्टेक हो रहा है ना तो उसको जल्दी जल्दी क्लियर करते रहो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्क्स लाया जा सकता है उस पर आप वर्क करो। ठीक है, ये बेस्ट टाइम है अभी की, हम लोग जो भी हम लोग के मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई किया जा सके और मार्क्स इंप्रूव किया जा सके, बिकॉज यही आपको कॉन्फिडेंस देगा। आगे के जितने भी टेस्ट होंगे उसमें आपको कॉन्फिडेंस यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, तो आप देख लो कि कहाँ पे गलतियाँ किया हुआ है आपने, और फिर जो है हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।